हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइजाब्रिश एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 यानी ऑपरेशन ऑन सेट्स का सेल्फ टेस्ट नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्फ टेस्ट इसलिए है ताकि आप लोगों को अगर इस चैप्टर में से टेस्ट आए तो वो करने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास हम पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट कर रहे हैं यानी पार्ट ए। तो चलिए इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ज़ीरो इज़। अब देखें, अगर हमारे पास सेट ज़ीरो है तो मैंने जिस तरह आपको बताया था एक सेट के सबसेट्स होते हैं। सबसे पहले हर सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होता है, उसके बाद उसके अंदर मौजूद फर्स्ट एलिमेंट फिर सेकंड एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट हो तो वही उसका सबसेट होता है, और जो सेट खुद होता है वो अपने आप का भी सबसेट ही होता है। तो चलिए अब इसके देखते हैं। अगर ज़ीरो हमारे पास एक सेट है, फॉर एग्जांपल ज़ीरो हमारे पास सेट है, ठीक है, ये रफ टास्क पे कर रही हूँ मैं। जब हम इसके सबसेट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो एम्प्टी सेट आएगा, देन हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। अब देखेंगे इसमें दोनों चीज़ें आ गई हैं कि इसका एक एलिमेंट भी आ गया है और ये सेट खुद भी आ गया है। तो हमारे पास कितने सबसेट्स बने इसके, 2। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2। इसको हम सर्कल कर लेंगे। इसी तरह सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए माइनस बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू। अब वो कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी कोई भी किसी भी तरह के सेट्स हैं और ए में से जब हम बी के कंप्लीमेंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा या वो इसके बराबर होगा। अब देख लेते हैं, जब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेट है ए सेट इक्वल है 1 2 3, ठीक है, और इन्होंने कहा है कि माइनस करना है बी के कंप्लीमेंट को। बी सेट है हमारे पास 0 2 3, ठीक है, इसका कंप्लीमेंट लेना है। वैसे मैं ऊपर साइन लगा देती हूँ कंप्लीमेंट का। उसके बाद जब हम कंप्लीमेंट लेंगे तो हमें यू सेट चाहिए होगा हमें सबसे पहले, और ए माइनस बी कंप्लीमेंट होगा तो हमें सबसे पहले बी कंप्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो हम इसे लार्ज ब्रैकेट में कर लेंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास तो मैं पहले यू की वैल्यू लिख लेती हूँ। यू की वैल्यू है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमने खुद से फ़र्ज़ी तौर पर अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यूज़ लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यू की वैल्यू है 1 2 3 4 5। अब माइनस करेंगे हम इसमें से बी की वैल्यू को, क्योंकि हमने कंप्लीमेंट लेना है। बी की वैल्यू हमारे पास हमने पहले क्या सपोज की थी, 0 2 3, लार्ज ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको कर लेते हैं। ये वैल्यू तो ऐसे नीचे तरह आएगी 1 2 3। जब हम माइनस करेंगे इसमें से 1 2 3 4 5 में से जब हम 0 2 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर वाली चीज़ें बचेंगी, यानी 1 इसमें नहीं है तो 1 बच जाएगा, ठीक है। 2 इसमें है तो 2 नहीं लिखेंगे, 3 भी इसका 3 इसमें है वो नहीं लिखेंगे, 4 और 5 बच जाएगा, 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मैं इसे आगे ही सॉल्व कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें से यानी कि ए की वैल्यू में से बी कंप्लीमेंट को माइनस कर लेंगे। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 और बी की वैल्यू है 1 4 5। जब हम माइनस करेंगे यानी 1 इसमें भी 1 है, 2 इसमें नहीं है इसका, और 3 भी इसका इसमें नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 3, ठीक है। अब ये हमने सिर्फ ये चीज़ अपनी तरफ से सपोज करके वैल्यूज़ को लिख ली है, ठीक है। अब हमने इनमें से मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
अब ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट करेक्ट हो सकता है? यहीं पे हम बगैर सॉल्व किए करके देख लेते हैं। अब ए की वैल्यू हमारे पास ये है, इंटरसेक्शन कर लेंगे, माइनस के जहाँ इंटरसेक्शन करेंगे, बी कम्प्लीमेंट, बी की वैल्यू यानी कि यू में से बी को माइनस करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इनको अब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि 2 3 4 5 नहीं आएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो क्या ये से मैच होगा? नहीं। उसके बाद फिर हम सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट अब हम यानी कि ये इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ए कम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या होगा कि यू में से हमने ए की वैल्यू को माइनस करना होगा, उसके बाद इंटरसेक्ट करना होगा बी की वैल्यू से। जब हम यू में से ए की वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 और 5। ठीक है, क्योंकि ये 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 इसमें आ जाएगा, तो 4 और 5 बचेगा हमारे पास। 4 और 5 नीचे आ जाएगा। 4 और 5 में से जब हम 0 2 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 और 5 आंसर आ जाएगा, यानी कि वो भी मैच नहीं है, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी को मैच करके देख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास ये थी, बी की वैल्यू हमारे पास ये थी। जब इनको इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, 1 इसमें 1 नहीं है तो ये सेम नहीं होगा, 0 इसमें 0 नहीं है वो भी सेम नहीं होगा, 2 दोनों में है 2 लिखा जाएगा, 3 दोनों में है तो 3 लिखा जाएगा, यानी 2 और 3, यानी इसका आंसर भी मैच हो गया। इसका मतलब यही करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड एमसीक्यूज देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी, ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी इज इक्वल टू। अब हमारे पास वो कह रहे हैं कि 3 सेट्स हैं ए बी और सी। वो कह रहे हैं कि इनमें से मतलब कि उन्होंने हमें एक ऑपरेशन दिया हुआ है ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। वो कह रहे हैं कि बताइए किसके इक्वल होगा। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एसोसिएटिव लॉ का फार्मूला। एसोसिएटिव लॉ के फार्मूले के मुताबिक इसका आंसर हमारे पास क्या बनता है, ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको हम इंसर्कल कर लेते हैं। ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारे पास, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट एक्स इज कॉल्ड। मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसेट्स क्या होते हैं। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा सेट जो कि एक्स के तमाम सबसेट्स को अपने अंदर रखता हो, वो कौन सा सेट कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा? नहीं, वो सबसेट को तो अपने अंदर रखता है। सुपर सेट कहलाएगा? नहीं, सुपर सेट क्या होता है, जिसके अंदर जिस तरह प्रॉपर सबसेट होता है इसी तरह सुपर सेट होता है। अब प्रॉपर सबसेट भी नहीं होगा क्योंकि सुपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट एक ही चीज़ है। उसके बाद पावर सेट। पावर सेट में हमारे पास क्या होता है कि यानी कि अगर हमारे पास सेट ए है तो उसके तमाम सबसेट्स अंदर लिखे होंगे। इसी तरह से ये भी है कि सेट एक्स है हमारे पास, उसके तमाम सबसेट्स यानी ऑल सबसेट्स उसके अंदर मौजूद होंगे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी, यानी पावर सेट। तो चलिए अब फिफ्थ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ़ यू इक्वल 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, ए इक्वल 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 10 एंड बी इक्वल 1 3 5 7 9, देन ए माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यानी ए माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट यानी यू माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू। अब देखिए हमारे पास यू की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, यू की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। इसी तरह से हमारे पास अब उन्होंने ए की वैल्यू दी हुई है। ए की वैल्यू है हमारे पास 2 4 6 8 10।
बी की वैल्यू दी हुई है 1, 3, 5, 7 एंड 9। उन्होंने कहा है a माइनस बी होल कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हमने u की वैल्यू इसलिए लिखी है क्योंकि a माइनस बी होल कम्प्लीमेंट लेना है। पहले हमें a माइनस बी निकालना पड़ेगा, उसका जो आंसर आएगा उसी में से हम u में से उसी को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लार्ज ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास इसी तरह से नीचे उतर आएगी 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 10 माइनस। अब इसको जब हम इसमें से माइनस करेंगे यानी कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं, अब ये इवन नंबर्स हैं और ये ओड नंबर है, ये तो जाहिर है। जब इवन नंबर्स और ओड नंबर्स कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, तो फिर अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू पूरी नीचे उतर आएगी, यानी 2, 4, 6, 8, 10 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद हमने अब u की वैल्यू में से, यानी हमारे पास a की वैल्यू नीचे उतरी है तो a की वैल्यू को माइनस करेंगे। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी u की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 10, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, यानी कि जो हमारे माइनस करके हमारे पास वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या है 2, 4, 6, 8, 10। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यूज़ नीचे आएंगी जो इसकी जो वैल्यूज़ इसमें नहीं होंगी, यानी 1 इसमें नहीं है तो इसमें 1 नीचे आ जाएगा, 2 इसमें है तो नहीं आएगा, 3 नहीं है, इसी तरह से 5 नहीं है, 7 नहीं है और 9 नहीं है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब उन्होंने हमें कहा था कि उन्होंने हमें कहा था कि u की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है एंड b की वैल्यू ये है, तो बताएं कि a माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू। ठीक है, अब वो u के बराबर है, u की वैल्यू तो हमारे पास 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 10 थी, आंसर हमारे पास वो नहीं आया है, तो हम ये u मतलब कि नहीं होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अब b की वैल्यू चेक कर लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास थी 1, 3, 5, 7, 9, हमारे पास आंसर भी 1, 3, 5, 7, 9 ही आया है। इसका मतलब हुआ कि बी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ सिर्फ 6 सॉल्व करते हैं। इफ P इंटू A इक्वल एम्प्टी सेट A, B एंड AB, देन सेट A इज इक्वल टू। अब वो कह रहे हैं कि A का पावर सेट है हमारे पास एम्प्टी सेट A, B एंड AB, यानी कंबाइन करके लिखा हुआ है। तो पूछते हैं कि हमारे पास सेट A होगा क्या, एक सेट A का सेट किसके इक्वल होगा, जिसके ये सबसेट्स हैं। अब ये हमारे पास सबसेट्स दिए हुए हैं, कोई भी, जिस तरह अगर हमारे पास सेट है 1, 2, ठीक है, इसके सबसेट्स हमारे पास क्या आएंगे, एम्प्टी सेट, देन 1, देन 2, देन 1 एंड 2 कंबाइन करके लिखा होगा। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल में और इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है। देख लें, सबसे पहले एम्प्टी सेट आया हमारे पास, एम्प्टी सेट आया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आया है, यानी जो सेट में फर्स्ट एलिमेंट था वो लिखा गया है, फिर सेकंड एलिमेंट लिखा गया है और फिर उन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया गया है, सेम आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कंबाइन करके लिखा है यानी वो सेट खुद लिखा गया है। आप इसकी पहचान इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो लास्ट सबसेट लिखा होता है वो वही सेट होता है जिसका वो सबसेट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इंसर्कल कर देते हैं। MCQ 7 सॉल्व करते हैं। MCQ 7 में वो कह रहे हैं द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एम्प्टी सेट इज। अब एक सेट है हमारे पास जो कि खाली सेट है यानी एम्प्टी सेट है, इसके सबसेट्स की तादाद कितनी होगी। सबसे पहले एक सेट का सबसेट क्या होता है, एम्प्टी सेट। ठीक है, हम एम्प्टी सेट लिखेंगे। एम्प्टी सेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं सेकंड नंबर पे हम वो लिखते हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एम्प्टी सेट ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जब हम इसके सबसेट निकालेंगे तो। लेकिन उन्होंने हमसे ये नहीं मांगा कि इसका आंसर क्या आएगा, उन्होंने हमसे कहा है कि सबसेट्स की तादाद कितनी होगी। इसके कितने सबसेट्स बने हैं, 1, तो हमारे पास क्या आएगा, 1।
MCQs 8 सॉल्व करते हैं। MCQs 8 में वो कह रहे हैं इफ नल सेट इज एन एम्प्टी सेट देन एम्प्टी सेट कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, यानी वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक सेट है, यानी कि एक खाली सेट है हमारे पास, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, यानी कि खाली सेट या एम्प्टी सेट कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब जब हमने इसका कंप्लीमेंट निकालना होगा तो हम इसे u से माइनस करेंगे। होल कंप्लीमेंट हम बाद में निकालेंगे, पहले हम सिर्फ कंप्लीमेंट निकालेंगे। अब u की वैल्यू फॉर एग्जांपल कुछ भी है, 1 2 3 अप टू सो ऑन है, 1 2 3 अप टू सो ऑन है, और ये एम्प्टी सेट है हमारे पास। एम्प्टी सेट ऐसे लिखा जाएगा। जब इसमें से इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू नीचे उतर आएगी, यानी 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमसे होल कंप्लीमेंट मांगा था, तो हम इसका होल कंप्लीमेंट ले लेते हैं, यानी u की वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे। u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, उसमें से हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे जो हमारे पास आई है एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट लेने से, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। जब हम इसको माइनस करेंगे, अब देखें ये वैल्यू भी सेम है, ये भी वैल्यू सेम है, इसमें भी नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 अप टू सो ऑन, 1 2 3 अप टू सो ऑन। जब हम 1 2 3 अप टू सो ऑन में से 1 2 3 अप टू सो ऑन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एम्प्टी सेट। तो ये वही पूछे थे, इफ नल सेट इज एन एम्प्टी सेट देन एम्प्टी सेट कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। चले अब MCQs 9 सॉल्व करते हैं। MCQs 9 है हमारे पास, रैशनल नंबर आर डिनोटेड बाय। आप लोगों को पता है होल नंबर जिस तरह W से क्या डिनोट होता है, होल नंबर्स, ठीक है। यानी 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं और होल नंबर्स W से डिनोट होते हैं। अब N से क्या डिनोट होते हैं, N से नेचुरल नंबर्स डिनोट होते हैं, ठीक है। और O से किन नंबर्स को डिनोट किया जाता है, O से ओड नंबर्स को डिनोट किया जाता है। तो लास्ट में बच्चा हमारे पास Q से रैशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी, यानी Q। MCQs 10 सॉल्व करते हैं। MCQs 10 में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट। अब सेट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक ऐसा कलेक्शन चीज़ों का, यानी आयदात का या फिर किसी भी तरह के एलिमेंट्स का एक ऐसा सेट जो जिसमें वो वाजिया हो और एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, वो सेट कहलाता है। तो अब देखें ऑप्शन ए है हमारे पास 1 2 2 3। अब इसमें मुख्तलिफ नहीं है ना, क्योंकि इसमें 2 सेम आया हुआ है, तो ये सेट नहीं है। अगला एक बार देख लेते हैं, 1 और 2 ये सेट होगा क्योंकि इसमें ये वाजिया भी है और मुख्तलिफ भी हैं एक दूसरे से। इसमें सेट नंबर ऑप्शन सी में सेट है हमारे पास 1 2 और 3। 1 2 और 3 भी एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, और 0 1 भी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हमारे पास कौन सा सेट नहीं है, ए, ऑप्शन ए को सर्कल कर देंगे। उसके बाद 11th MCQs है हमारे पास, इफ़ A इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट A देन सिंबॉलिकली इट इज़ डिनोटेड एज, यानी वो हमें कह रहे हैं कि अगर यानी A है हमारे पास, वो A सेट का मेंबर नहीं है, यानी A
ए के अंदर मौजूद जितने भी सेट है, समझे ए के अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। वो कह रहा है कि ये जो ए है, क्योंकि बाहर सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, लेकिन सेट के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं, तो सेट के अंदर ये वाला एलिमेंट आएगा। वो कह रहे हैं कि अगर ये इस सेट का मेंबर नहीं है तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा। आप लोगों को पता है सैम्बल्स का, ये हमारे पास जो ऑप्शन 1 है इसमें हमें क्या दिखाया हुआ है, ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या दिखाया हुआ है, ए डिफरेंशिएट ए, ठीक है। ऑप्शन सी में हमें दिखाया हुआ है ए इज़ नॉट एलिमेंट ए। ऑप्शन डी में हमें दिखाया हुआ है ए डिफरेंशिएट ए। हमें उन्होंने कहा क्या हुआ है, इफ़ ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए देन सिंबॉलिकली इट इज़ डिनोटेड एज, यानी कि ए इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो हमने क्या किया, ए इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, इट्स मीन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद एमसीक्यूज 12 सॉल्व करते हैं। द सबसेट ऑफ एनी अनएम्प्टी सेट इज़, यानी कि एक कोई भी सेट हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेट है 1 और 2, ठीक है, यानी कि ये खाली नहीं है, अनएम्प्टी यानी खाली नहीं है जो सेट, उसका सबसेट होता है। क्या लाजमी है कि उसका नेचुरल नंबर सबसेट हो उसका? नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास एक सेट हो जिसमें ए और बी हो तो क्या इसमें नेचुरल नंबर्स होंगे? नहीं होंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे वो कह रहे हैं एम्प्टी सेट। अगर 1 और 2 एक सेट है या ए और बी एक सेट है तो उसका सबसेट एम्प्टी सेट होगा? बिल्कुल होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी हम अगले ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी होल नंबर्स का सेट। जिस तरह मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि ए और बी अगर एक सेट हो, हमारे पास ए और बी का सेट हो एक, तो हमारे पास वो नेचुरल नंबर्स तो ना हुए, अल्फ़ाबेट्स हुए। इसी तरह होल नंबर भी नहीं होंगे क्योंकि वो अल्फ़ाबेट है। उसके बाद सिंगलटन सेट। अगर हमारे पास एक सेट ही एम्प्टी सेट है, ठीक है, इसके जब हम सबसेट निकालेंगे तो वो एम्प्टी सेट ही आएगा। तो सिंगलटन सेट तो ना हुआ वो, क्योंकि सिंगलटन सेट वो होता है जिसके अंदर 1 एलिमेंट मौजूद होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी एम्प्टी सेट। अगला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू नंबर 13। अब वो कह रहे हैं द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट x इक्वल 1 2 3 इज। अब उन्होंने हमें एक सेट दिया है x, जिसके वो कह रहे हैं कि इसके सबसेट्स की कितनी तादाद होगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। जब हमारे पास एक सेट है 1 2 3, जब हम इसके सबसेट्स निकालेंगे, सबसे पहले हर सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होता है। नेक्स्ट टू इट फर्स्ट एलिमेंट यानी 1, सेकंड एलिमेंट 2, थर्ड एलिमेंट 3, फोर्थ एलिमेंट नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देंगे 1 2, उसके बाद 1 और 3 को कंबाइन करके लिख देंगे। इसी तरह से 2 और 3 को कंबाइन करके लिख देंगे, और फिर 1 2 और 3 तीनों को कंबाइन करके लिख देंगे 1 2 3। अब देख लें इनके सबसेट्स की तादाद कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सर्किट कर लेंगे। अब हमारे पास इस सेल्फ टेस्ट का ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी पार्ट ए सॉल्व हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट बी यानी सब्जेक्टिव पार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को अच्छी तरह बताया था, लेकिन मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है 1 2 3, इसके एलिमेंट है, ठीक है। सबसेट्स पहले हम इसके तमाम सबसेट्स लिख लेंगे। सबसे पहले एक हर सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होता है। देन फर्स्ट एलिमेंट 1 2
3, देन 1 2 को कंबाइन करके लिख देंगे, देन 1 और 3 को कंबाइन करके लिख देंगे, देन 2 और 3 को कंबाइन करके लिख देंगे, और लास्ट में हम 1 2 और 3 तीनों को कंबाइन करके लिख देंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि प्रॉपर सबसेट में ये होता है कि हमारे पास अगर सेट ये है, फॉर एग्जांपल ये सेट ए है हमारे पास, और इसी तरह एक और सेट बना लेते हैं, ये हमारे पास सेट ए है। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं 2 3। ठीक है, सेट ए में हमारे पास जो सबसेट्स बने हैं ये भी प्रॉपर होगा। क्यों? हमारे पास प्रॉपर सबसेट होते हैं वो हैं जिसमें, यानी कि अगर हमारे पास एक ये सेट है ना, इसका सबसेट निकालेंगे तो प्रॉपर सबसेट तब बनेगा जब इसका एक ना एक एलिमेंट मिसिंग होगा उस सबसेट में से। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इसमें से 3 एलिमेंट मिसिंग है, 3 एलिमेंट्स है इसमें, तीनों के तीनों मिसिंग है, इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। इसी तरह 1 है, इसमें 2 एलिमेंट्स मिसिंग है, ये भी प्रॉपर सबसेट होगा, ये भी प्रॉपर सबसेट, ये भी प्रॉपर सबसेट। इसमें अब 2 एलिमेंट है और एक एलिमेंट मिसिंग है, ये भी प्रॉपर सबसेट होगा। इसमें भी एक एलिमेंट मिसिंग है, ये भी प्रॉपर सबसेट होगा, ये भी प्रॉपर सबसेट होगा। अब ये जो सबसेट है इसका, ये इसमें कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं है, 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब ये होगा कि ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये होती है कि एक ना एक एलिमेंट लाजमी इसके सबसेट में से मिसिंग होगा, तभी ये प्रॉपर सबसेट बनेगा। जिस तरह ए और बी 2 सेट हैं, ठीक है, ए यानी कि बी ए का सबसेट है। ठीक है, अब बी ए का सबसेट है लेकिन ये प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ना एक एलिमेंट मिसिंग है, ए का एक एलिमेंट मिसिंग है, यानी 1 इसमें मौजूद नहीं है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा। अगर यहाँ पे 2 3 की बजाय 1 2 3 होता तो ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट होता। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी की पूरी वैल्यू भी लिखी जा रही है। प्रॉपर डेफिनेशन बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है हमारे पास, इफ ए एंड बी if A and B are 2 sets and every element of set A is also an element of set B, but at least one element of set B is not an element of set A, then set A is called proper subset of set B. नीचे एक एग्जाम्पल दे देते हैं। ये हमारे पास सेट ए है, सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2
ये हमारे पास सेट बी है। सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। अब देख लें, उन्होंने हमें कहा था कि ए और बी टू सेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन और ए का जो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन एट लीस्ट वन एलिमेंट यानी कि कम से कम एक जो एलिमेंट है ना सेट बी का, वो ए में मौजूद नहीं है। ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, लेकिन बी का एक ना एक एलिमेंट सेट ए में मौजूद नहीं है। तो सेट ए है वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा सेट बी का। अब ये बिल्कुल सेम एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, और सबसेट को किससे डिनोट करते हैं आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बी सबसेट ए यूँ लिखा जाएगा, या ए सबसेट बी। अब इम्प्रॉपर सबसेट, व्हाट इज इम्प्रॉपर सबसेट? इम्प्रॉपर सबसेट की डायरेक्ट जो डेफिनेशन है वो मैं अभी आपको लिखवा देती हूँ। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स and every element of set A is also an element of set B and every element of set B is also an element of set A, then A is called improper subset of set B, and B is also called improper subset of set A। अब डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट्स हैं, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, और सेट ए का हर एलिमेंट इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी का मतलब कि सेट बी के भी तमाम अरकान में से वही है, यानी कि सेट बी में भी वो तमाम अरकान है जो सेट ए में वो अरकान है, ठीक है। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, और सेट बी का हर रुकन इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर रुकन है। यानी कि पिछली हमारे पास जो प्रॉपर सबसेट था उसमें क्या था कि सेट ए का जो हर एलिमेंट है वो सेट बी में मौजूद है, लेकिन सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद नहीं है, यानी कि एक ना एक एलिमेंट मिसिंग था। अब इसमें क्या है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है और सेट बी का भी हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, ठीक है। देन ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो सेट ए क्या कहलाएगा? सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट। और एंड B is also called improper subset of set A, और सेट B भी सेट A का improper subset ही कहलाएगा। अब इसमें हम क्या एग्जांपल लें? एग्जांपल ले लेते हैं। A की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 3, और B की वैल्यू भी हमारे पास है
1 2 3। अब इसका यानी कि सेट ए का हर रुकन यानी 1 2 3 तीनों अरकान सेट बी में मौजूद है और सेट बी का भी हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद है। तो ये क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ए सेट का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा और सेट ए भी सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। डेफिनेशन आपको यकीनन क्लियर हो चुकी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ मैंने आपको बताया था, डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास दो होते हैं। एक होता है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दूसरा होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो अब हम इसको फर्स्ट क्लास से करते हैं। पहले वेरीफाइड u की वैल्यू हमारे पास n है, n मतलब नेचुरल नंबर्स। b की वैल्यू हमारे पास p है, यानी p किसको डिनोट करता है? प्राइम नंबर्स को। उसके बाद a हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, तो हम बगैर लिखे इनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम वेरीफाई करेंगे फर्स्ट क्लास से, इसको नंबर 1 दे लेते हैं और इसको नंबर 2। फर्स्ट क्लास से इसको हम पहले वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट क्लास हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट को आप लोगों को पता है, कंप्लीमेंट जब किसी भी सेट के ऊपर कंप्लीमेंट दिया हो तो उसका मतलब क्या होता है? यू में से उस सेट को माइनस करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम LHS सॉल्व करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? ए यूनियन बी को पहले सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी इक्वल ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? एम्प्टी सेट। यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो अपने अलावा किसी के टेबल पर डिवाइड नहीं होते, लाइक 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। अब हम इनको यूनियन निकाल लेते हैं। जब हम यूनियन निकालते हैं, यूनियन में आप लोगों को पता है कि क्या करना होता है? जो चीज़ें 2 दफ़ा आई होती हैं उनको सिंगल टाइम लिखना होता है और अरेंज करना होता है वैल्यूज़ को। तो हम अरेंज कर लेते हैं इनको। तो हमारे पास ये एम्प्टी सेट है, तो यही वैल्यू नीचे आ जाएगी। 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। लास्ट ब्रैकेट थी हमारे पास। उसके बाद हमने होल कंप्लीमेंट सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास? u माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, तो हम क्या करेंगे? u की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे। u की वैल्यू हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर्स, यानी 1 2 3 अप टू सो ऑन। माइनस करेंगे ए यूनियन बी की वैल्यू को। ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास ये आई थी 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इनको माइनस कर लेते हैं। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? जो इस सेट में की जो चीज़ें इस सेट में नहीं मौजूद होंगी वो लिखी जाएंगी। 1 इस सेट में मौजूद नहीं है तो लिखा जाएगा, 2 इस सेट में मौजूद है तो नहीं लिखा जाएगा, 3 भी मौजूद है, 4 नहीं मौजूद तो लिखा जाएगा। इस तरह 5 मौजूद है, 6 नहीं मौजूद लिखा जाएगा,
7 मौजूद है, 8 नहीं मौजूद, लिखा जाएगा। 9 भी नहीं मौजूद, लिखा जाएगा, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास LHS सॉल्व हो गई है। ठीक है, LHS का ये आंसर आ गया। फर्स्ट क्लास से भी हम वेरीफाई करें। अब हम इसका RHS सॉल्व करते हैं। RHS में हमारे पास क्या है, A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। स्पेस नहीं है तो मैं इसको रब कर लेती हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं इसका आंसर। 1 4 6 8 9 up to so on। अब हम RHS सॉल्व करते हैं। RHS में हमारे पास क्या है, A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले A कम्प्लीमेंट ले लेंगे। A कम्प्लीमेंट यानी U माइनस A। U की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस A की वैल्यू हमारे पास है एम्प्टी सेट। A कम्प्लीमेंट यानी U में से जब हम A को माइनस करेंगे, जब A एम्प्टी सेट है तो हमारे पास U की वैल्यू ऐसी नीचे उतर आएगी, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, उसके बाद B कम्प्लीमेंट लेना है। B कम्प्लीमेंट यानी U माइनस B। U की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो यहाँ पे लिख लेंगे। माइनस हमने करनी है B की वैल्यू। B की वैल्यू है हमारे पास प्राइम नंबर्स यानी 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। B कम्प्लीमेंट, अब इसको माइनस करेंगे, हमारे पास 1 इस ब्रैकेट में है, इसमें नहीं है तो 1 लिखा जाएगा। 2 है नहीं लिखा जाएगा, 3 है वो नहीं लिखा जाएगा, फिर 4 नहीं है लिखा जाएगा। इस तरह 5 है, 6 नहीं है लिखा जाएगा, 8 नहीं है लिखा जाएगा, 9 नहीं है, 10 नहीं है, अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ये हमारे पास अभी A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। अब हम A कम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास ये थी, B कम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम इसको इंटरसेक्ट कर लेंगे। A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट इक्वल, ये हमारे पास A कम्प्लीमेंट की वैल्यू है 1 2 3 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट की वैल्यू है हमारे पास 1 4 6 8 अप टू सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल लेते हैं। जब हम इंटरसेक्ट करेंगे, इसके अंदर तमाम नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि A to Z जितने भी होते हैं वो तमाम नेचुरल नंबर्स हैं, और इसके अंदर हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, वो नंबर्स जो कि प्राइम नहीं होते, यानी जो प्राइम नंबर्स नहीं होते उनके जो अपोजिट नंबर होते हैं ये वो हैं। ठीक है, अब जब हम इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, इसी तरह 6 8 9 अप टू सो ऑन। हमारे पास ये RHS आ गया। RHS की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 4 6 8 9। और इसी तरह जब हमने अप टू सो ऑन, इसी तरह जब हमने LHS फाइंड किया था तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 1 4 6 8 9 अप टू सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये प्रूव हो गया है डी मॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया, यानी कि A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट इक्वल A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट, ये हमने लॉ वेरीफाई कर दिया। ठीक, डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड फार्मूला है हमारे पास A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट इक्वल A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। लिख लेते हैं, A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट इक्वल A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम LHS फाइंड करेंगे। LHS में हमारे पास क्या है, A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट। लिख लेते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट में A इंटरसेक्शन B है तो A इंटरसेक्शन B सॉल्व होगा। A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, उसके बाद हम इसका कम्प्लीमेंट लेंगे। A की वैल्यू हमारे पास एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन B की वैल्यू है हमारे पास प्राइम नंबर्स यानी 2 3 5 अप टू सो ऑन। ठीक है,
ए इंटरसेक्शन बी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो चीज़ें सेम होती हैं उनको लिखा जाता है। अब इन दोनों ब्रैकेट में कोई भी चीज़ सेम नहीं है, यानी कि ये खाली ब्रैकेट है और इसमें जो चीज़ें हैं वो है ही नहीं इस ब्रैकेट में, तो क्या होगा, एम्प्टी सेट ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमें ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट मालूम करना है, यानी यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। माइनस करना है हमने ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एम्प्टी सेट। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको माइनस करेंगे इसमें से, जब जो हमारे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आई थी वो एम्प्टी सेट थी, जो एम्प्टी सेट को जब हम माइनस करेंगे इस सेट में से, तो हमारे पास यही सेट नीचे उतर आएगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास LHS का आंसर आ गया है सेकंड लॉ का। हाँ, बस क्या आया, 1 2 3 अप टू सो ऑन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, RHS क्या है हमारे पास इस फार्मूले में, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, ए कंप्लीमेंट इक्वल यू माइनस ए, यू की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन, और माइनस करेंगे ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है हमारे पास एम्प्टी सेट। ए कंप्लीमेंट सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास u की वैल्यू ये और a की वैल्यू एम्प्टी सेट है, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जब माइनस करेंगे तो u की वैल्यू ऐसे नीचे उतर आएगी, 1 2 3 अप टू सो ऑन। a कंप्लीमेंट सॉल्व हो गया, अब b कंप्लीमेंट सॉल्व कर लेते हैं, यानी u माइनस बी 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस b की वैल्यू हमारे पास 2 3 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, बी कंप्लीमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको बी की वैल्यू को माइनस करेंगे यू की वैल्यू में से, तो हमारे पास जो इस ब्रैकेट में जो चीज़ें हैं, इस ब्रैकेट की जो चीज़ें इस ब्रैकेट में नहीं मौजूद होंगी वो लिखी जाएंगी, यानी 1 2 और 3 इसमें मौजूद है तो 4, 5 इसमें मौजूद है तो 5 नहीं लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। इसी तरह से 7 इसमें मौजूद है तो 8 लिखा जाएगा, 8 इसमें मौजूद नहीं है, 9 भी मौजूद नहीं है तो 9 भी लिखा जाएगा, अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट आ गया है। अब हमें मालूम करना है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आया था, 1 2 3 अप टू सो ऑन। यूनियन बी कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आया है, 1 4 6 8 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन निकालना है तो यूनियन में हमने क्या करना होता है, अरेंज करना होता है, जो वैल्यूज़ डबल टाइम आई होती है उनको सिंगल टाइम लिखना होता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब ये हमारे पास RHS सॉल्व हो गया। LHS जब हमने सॉल्व किया था सेकेंड लॉ का, तो हमारे पास क्या आंसर आया था, 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब हमने RHS सॉल्व किया तो RHS में भी हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन आंसर है। इसका मतलब क्या है कि ये लॉ भी वेरीफाई हो गया है। आपको पता है कि प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि राइट आउट प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट 1 2 3। एक सेट है हमारे पास जिसका एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3 है, वो कह रहे हैं कि इसके प्रॉपर सबसेट लिखे हैं, वो भी तमाम प्रॉपर सबसेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर सेट का प्रॉपर सबसेट एम्प्टी सेट होता है, तो हम लिख लेंगे एम्प्टी सेट। एट सेकेंड नंबर इसका फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, उसके बाद फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे, नेक्स्ट टू इट सेकेंड 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लेंगे, उसके बाद फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को कंबाइन करके लिख लेंगे,
अब लास्ट में देखें, अगर हम इन तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ये सेट खुद आ जाएगा, और ये सेट अगर खुद आ गया तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं रहेगा। इसका मतलब ये तमाम जो सबसेट्स हैं ये इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं कि पावर सेट की डेफिनेशन लिखें। डिफाइन पावर सेट। हम यहाँ पे पावर सेट को डिफाइन कर देते हैं। पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है? पावर सेट मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, सिर्फ उसमें इतना होता है कि पीस इंटू से डिनोट किया जाता है इसको, और लिखे किए जाते हैं तमाम सबसेट लिखे जाते हैं, प्रॉपर भी और इम्प्रॉपर भी। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी अ सेट consisting of all possible elements of any set is called its power set. It is denoted as P into फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट ए है तो P इंटू सेट ए, ठीक है। इक्वल आगे हमारे पास जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे वो लिखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 थे हमारे पास, तो 1 2 3 लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया, यानी इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है इफ़ ए इक्वल 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 एंड बी इक्वल 7 8 9 10 11 12 देन वेरीफाई ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ है ओवर यूनियन, ठीक है। अब इसका पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS यानी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को जब हम सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, सॉरी। उसके बाद यूनियन बी की वैल्यू है हमारे पास 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। जब हम यूनियन निकालेंगे इसका तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन में आपको पता है कि क्या करना होता है, लेटर्स को अरेंज करना होता है, यानी एलिमेंट्स को अरेंज करना होता है, और जो डबल टाइम होती हैं उनको सिंगल टाइम लिखना होता है। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 7 8 9 10 टू टाइम था, इनको वन टाइम लिखा है मैंने, सिंगल टाइम लिखा है 11 एंड 12, ठीक है। ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया, यानी LHS सॉल्व हो गया। अब हम इसका RHS सॉल्व कर लेते हैं, यानी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या है बी यूनियन ए। बी यूनियन ए को सॉल्व कर लेते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 8 9 10 11 और 12। यूनियन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बी यूनियन ए इक्वल, अब इसको अरेंज भी करना होता है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 7 8 9 10 टू टाइम है तो हम वन टाइम लिख लेंगे 7 8 9 10 और 11 और 12। ये हमारे पास RHS सॉल्व हो गया। अब ये देख लें RHS हमारे पास सॉल्व हो गया, यानी ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए था हमारे पास। LHS जब हमने सॉल्व किया इसका तो ए यूनियन बी जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद जब हमने इसकी राइट हैंड साइड यानी RHS सॉल्व किया है
जो कि हमारे पास था बी यूनियन ए, तो हमारे पास आंसर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इट्स मीन दोनों के आंसर सेम आए, तो हम लिख लेंगे सो इट प्रूव्स दैट यानी ये साबित हुआ कि ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। तो स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज ख़त्म हुई। हमने सेल्फ टेस्ट 1 सॉल्व किया, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये जस्ट इसलिए था कि अगर टेस्ट होता है इस चीज़ का तो ये इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे और एमसीक्यूज़ भी कुछ इम्पोर्टेंट थे ताकि आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको कौन सी चीज़ समझनी है। थैंक यू वेरी मच।